श्री मागो वैद्य मेरे पिताजी एक परिपूर्ण, सक्रिय और प्रेरणादायक जीवन पूर्ण कर 97 वर्षों का ऐसा जीवन पूर्ण कर पूर्णत्व में वे विलीन हो गए। बहुत बातें आई है, संघ उनकी प्राथमिकता थे ही। माँ कहते थे जब शादी हुई तभी उन्होंने कहा था कि मेरा एक पैर परिवार में, एक पैर संघ में रहेगा। यह पहले स्पष्ट कर दिया था और माँ ने भी उनको खूब साथ दिया। और उनके मृत्यु के पश्चात जिस सहजता से हमारी माँ ने इस बात को स्वीकार किया है वह बहुत आश्चर्य करने जैसा है। माँ हमेशा कहती थी कि मुझे आपके पहले जाना है, ऐसा बार बार कहती थी। लेकिन यह बात जब उनको पता चली, उनका इतना ही कहना था कि पहले किसी को एक तो जाना ही पड़ेगा। मेरी इच्छा थी, वे चले गए, वे पुण्यात्मा थे। लगता है कि भगवत गीता हमारे यहाँ तो बहुत नियमित उसका पठन होता था, लेकिन गीता को समझा है, पचाया है, जी रही है, ऐसी हमारी माँ है। पिताजी कुटुंब वत्सल थे। हमारे सभी जितने रिश्तेदार हैं, बहुत बड़ा परिवार है, सबको जोड़ के रखने के लिए समय देते थे। वो जब प्राध्यापक थे तब गर्मी की छुट्टियों में, उसके पश्चात भी स्कूल की हमारी छुट्टियों में, अभी टीवी वगैरह ऐसे बहुत साधन मनोरंजन के आए हैं, उस समय नहीं थे। तो गर्मी की छुट्टियों में हमारे साथ लगभग प्रतिदिन वे पत्ते ताश खेलते थे और बाकी सामान्य खेलों के साथ उन्होंने हमको ब्रिज, हार्ट ऐसे खेल भी सिखाए हैं। तो पर्याप्त समय हमारे साथ परिवार में भी दे देते थे। उनका जीवन का नियोजन, उनका समय का नियोजन, उनका आर्थिक नियोजन, आर्थिक शुचिता, साधन शुचिता का आग्रह और अंत में उन्होंने अपने मृत्यु का भी नियोजन ठीक से करके रखा था। ये ध्यान में आता है। जीवन के नियोजन की बात करेंगे तो उनके जीवन के 50 वर्ष पूर्ण होने के बाद 1973 से हमारे घर में हर चातुर्मास में आषाढ़ी एकादशी से कार्तिक एकादशी तक प्रतिदिन रात को 9 बजे परिवार के सभी लोग एकत्र बैठकर एक स्तोत्र का पठन करना, भगवत गीता का एक अध्याय क्रमशः कहना और गीता पर आधारित किसी ग्रंथ का सामूहिक वाचन करना, यह क्रम शुरू हुआ। 1973 से यह क्रम अनेक वर्षों तक लगातार चल रहा। गीता रहस्य, ज्ञानेश्वरी, शांकर भाष्य, बाद में उपनिषद, ऐसे ग्रंथों का सामूहिक पठन होता था। अगर कुछ कठिन विषय है तो पिताजी उस पर अपना भाष्य करके उसको हमको समझाते थे। 60 साल पूर्ण होने के बाद उनका आग्रह था कि मुझे संपादक पद से निवृत्ति लेनी है। तरुण भारत का संचालन करने वाले संस्था के लोगों ने उनको आगे कंटिन्यू करने का आग्रह था, उनका पक्का था। उन्होंने बाद में उनको उसका प्रबंध संचालक बनाया, अध्यक्ष बनाया, लेकिन अपना जो समय निश्चित किया था, समय के बाद उन्होंने वहां के दायित्व छोड़ दिए। संघ के दायित्व में भी तो 75 वर्षों के बाद दायित्व में नहीं रहना जैसा उनका आग्रह था। उस तरह से उन्होंने 1998 में अपने सभी दायित्व से मुक्त हुए थे। 2000 में जिसका उल्लेख हुआ, संघ प्रवक्ता का विशेष दायित्व पहली बार क्रिएट किया गया था। उसके बारे में उनसे बात हुई, तब उन्होंने कहा केवल 3 साल के लिए यह मैं करूंगा। ऐसा उनके जीवन का एक पूर्ण नियोजन उनके पास स्पष्ट था। समय का नियोजन था, सुबह उठना है, शाखा है, अध्ययन करना है, अपना कामकाज है। रेडियो पर समाचार सुनना, पहले तो रेडियो पर होता था तो 8:45 के हिंदी समाचार, 9 के अंग्रेजी समाचार बहुत नियमित सुनते थे, सुबह 8 के समाचार। तो परिवार के समय समाचार सुनना है, व्यायाम है, शाखा है, सारा, और समय का आग्रह भी खूब था। मैं जब प्रचार प्रमुख बना
तब अनेक पत्रकारों ने मुझे कहा यहाँ के कि अगर जो समय उन्होंने दिया है उससे 5 मिनट भी अगर ज्यादा देरी से हम पहुंचते थे, उन्होंने हमको वापस किया है। ऐसे वापस हुए एक पत्रकार जब दोपहर को 4 बजे का समय मिला, लेट न हो इसके लिए वो 3:30 बजे आ गए। पिताजी पढ़ रहे थे, ये आकर बैठे, दोनों ही थे वहां पर। जैसा उन्होंने बातचीत करना शुरू किया तो पिताजी ने कहा अभी 4 नहीं बजे हैं। वो और बराबर 4 बजे किताब पूर्ण करके उनसे बात शुरू की। आर्थिक नियोजन भी। मेरा छोटा भाई राम जो प्रचारक है, वो जब बीए पढ़ रहा था तब पिताजी निवृत्त हो गए थे, तो महाराष्ट्र सरकार की एक स्कीम आई थी कि उसमें आर्थिक दृष्टया कमजोर ऐसे लोगों के लिए फी माफी की स्कीम आई थी। तो राम ने पिताजी के व्यवसाय के सामने निवृत्त लिखा और फी माफी के लिए उन्होंने टिक किया, तो उनकी रिक्वेस्ट मंजूर हो गई। जब पिताजी को ध्यान में आया कि 4 महीने से ये फीस नहीं मांग रहा है, तो उसको पूछा फीस क्यों नहीं मांगी, तो उसने बताया कि मैंने फी माफी के लिए रिक्वेस्ट की थी, वो मान्य हो गई है। तो पिताजी ने कहा नहीं, तुम्हारी शिक्षा के लिए सारी आर्थिक व्यवस्था मैंने करके रखी है। और उन्होंने मॉरिस कॉलेज के नागपुर महाविद्यालय के प्राचार्य को पत्र लिखा कि मेरे पुत्र ने गलती से ऐसा लिखा है, इसलिए 4 महीने की फीस और लेट फी का फाइन ये मैं भरूंगा। उन्होंने भरा था। यानी आर्थिक नियोजन भी था, उसका आग्रह भी था। जब नरकृषि प्रकाशन के अध्यक्ष पद से निवृत्त हुए तो अध्यक्ष के नाते प्रकाशन की कार ड्राइवर उनको उनकी सुविधा के लिए थी। तो जिस दिन दायित्व से मुक्त हुए, तरुण भारत से घर आने के लिए गाड़ी ड्राइवर तैयार थे, परंतु वे रिक्शा से घर आए। जो प्रबंध संचालक थे अनंतराव भिड़े, तो वे आग्रह कर रहे थे कार आपके लिए है, उन्होंने कहा नहीं। और बाद में उन्होंने धनंजय को फोन करके कहा अनंतराव भिड़े जी ने कि ये कार डिप्रिसिएशन के कारण इसकी कीमत कम हुई है, इसलिए 11,000 में आप इसको खरीद लीजिए। फिर भी पिताजी उसको मना किया और बाद में कुछ महीनों बाद वह कार नरकृषि प्रकाशन की 51,000 में बिकी। यानी साधन सूचिता, आर्थिक सूचिता, इनका उनका आग्रह बहुत होता था। राजनीति में पहले थे, जनसंघ का दायित्व था। बाद में जब विधान परिषद के सदस्य के नाते उनकी नियुक्ति हुई, तब नियुक्ति होने का निर्णय बताने के लिए नागपुर की सुमोजिता शुक्लीकर हमारे घर आई थी। मैं शाखा से लौटा था घर, वो निकल रही थी और पिताजी उनको छोड़ने के लिए बाहर आए थे। ताई जी ने हमारे पिताजी को कहा कि बाबूराव आप ना मत कहिए। तब उनका उत्तर था कि मैं हाँ भी कैसे कह सकता हूं, जिन्होंने मुझे तरुण भारत में लेकर आए हैं उनसे पूछे बिना मैं हाँ भी नहीं कहूंगा। और पूज्य बाला साहब जब उस समय बाहर प्रवास पर थे, 3 दिन बाद आए, उनसे चर्चा होने के बाद उनकी स्वीकृति मिलने के बाद ही उन्होंने उसको स्वीकृति दी। फोन तो अनेक आ रहे थे, परंतु 3 दिन के बाद हमारे यहाँ उस निमित्त मिठाई आई। गोरक्षण शाखा के स्वयंसेवक थे, मैं मंडल कार्यवाह था। शाखा के स्वयंसेवक लगा कि अपना एक स्वयंसेवक अब आमदार बन गया है नागपुर की भाषा में, तो उन्होंने कोजागिरी के निमित्त शाखा के कोजागिरी कार्यक्रम में पिताजी का बौद्धिक रखा था और आमदार बने, एमएलसी बने, इसलिए उनका सम्मान भी किया। सम्मान के बाद पिताजी ने उनको खरे खरे सुना, जिसको मराठी में कहते हैं तासल। उन्होंने कहा कि राजनीतिक क्षेत्र में कुछ अगर मुझे पद मिला है, यह समाज के लिए बड़ी बात है। स्वयंसेवक यह कब से सोचने लगे हैं, मेरे सम्मान करने की क्या जरूरत है। यदि कोई प्रचारक जाता है तो उसका सम्मान करने की बात मैं समझ सकता हूं। यानी बाकी जगह सर्वत्र सम्मान हो रहा था, परंतु राजनीतिक क्षेत्र में कोई अगर दायित्व या पद प्राप्त होता है तो स्वयंसेवक ने क्या सोचना चाहिए,
इतना सुंदर बात उन्होंने कही थी। वे साहसिकता को बहुत प्रोत्साहन देते थे। तो 1983 में जब यहां से नागपुर से कन्याकुमारी जाने का मैंने निर्णय किया मोटरसाइकिल पर, उस समय तो हेलमेट भी नहीं पहना था, कुछ तैयारी भी नहीं थी। एक शब्द से उन्होंने मुझे रोका नहीं, बस जा वैसा कहा। कर्णावती में हमारे कार्यकर्ता है जो आजकल विभाग संचालक है, वो कार चलाते और बहुत तेज कार चलाते, ऐसा उनका एक स्वयं का अहंकार भी है, एक ईगो है। वे मुझे कह रहे थे, जब मुझे किसी संघ के अखिल भारतीय अधिकारियों को लेकर जाना होता है, मेरी गाड़ी एक आदतन तेज चलती है, तो वो अधिकारी मुझे कहते हैं, भैया जरा धीरे चलाओ, समय अपने पास पर्याप्त है, जल्दी नहीं है। ऐसा उनका हमेशा का अभ्यास था। उन्होंने कहा, जब आपके पिताजी बैठे थे, हमको कहीं दूर जाना था, मैं गाड़ी तेज चला रहा था, मुझे अभ्यास था कि अधिकारी ऐसा कहते ही है, ये कुछ नहीं कह रहे थे। मैंने गाड़ी और तेज की, फिर भी कुछ नहीं कह रहे थे। मैंने गाड़ी और तेज की, फिर भी कुछ नहीं कह रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि बाबूराव जी, मैं इतनी तेज गाड़ी चला रहा हूं, आपको डर नहीं लग रहा है? उनका उत्तर था, इसमें क्या डरना है, जो तुम्हारा होगा मेरा होगा। यानी इतनी सहजता। और जब मैं 10वीं कक्षा में था, तब मुझे हमारे अंग्रेजी के शिक्षक ने द एम ऑफ माई लाइफ नाम कैसे लिखने के लिए कहा था। उस जमाने में 1970 की बात है, अधिकतर लोगों ने द एम ऑफ माई लाइफ इज टू बी डॉक्टर और इंजीनियर और IAS ऑफिसर या मिलिट्री ऑफिसर, यह लिखा था। और मेरे पिताजी ने मुझे जो ऐसे लिखवाया था, उसका पहला वाक्य था, द एम ऑफ माई लाइफ इज टू बी सोशल रिवोल्यूशनरी। सेकंड सेंटेंस वाज, टू अर्न माई लाइवलीहुड आई मे बी ए डॉक्टर और इंजीनियर और एन IAS ऑफिसर और मिलिट्री ऑफिसर। यानी जीवन चलाने का साधन और साध्य ये अलग होते हैं। यह बात उन्होंने बहुत सहजता से 10वीं कक्षा से मेरे मन में डाली। जब प्रचारक जाने का समय आया, तब गुजरात में जाना था। भाषा प्रांत एकदम नई, सामान्यता जो परिवार के लोग हैं संभाल कर रहना, सेहत का ध्यान रखना, पत्र लिखना, ऐसा नॉर्मली कहते हैं। रात को 10 बजे हमारी ट्रेन थी, सायं शाखा से घर पर आए। रात को साथ में जब खाना खाने बैठे, तब पिताजी ने मुझे संभालना, ध्यान रखना, सेहत का ध्यान रखना और पत्र लिखना ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। उन्होंने केवल एक बात कही कि प्रचारक ने हमेशा सतत पढ़ते रहना चाहिए। इसलिए जहां तुम्हारी नियुक्ति होगी, वहां पर कोई लाइब्रेरी होगी, उसको ढूंढना, उसका मेंबर बनना। तो पुस्तकें कहां से प्राप्त होगी, यह बताया। और आगे कहा, अगर कोई ग्रामीण वनवासी विस्तार मिला होगा, शायद वहां लाइब्रेरी नहीं होगी। तो ऐसे परिवार होते हैं जिनके घर में अच्छा ग्रंथ संग्रह होता है, ऐसे परिवारों से परिचय बढ़ाना। तो कहां से ग्रंथ प्राप्त करना, यह दिशा दी। और हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। इसलिए ऐसा एक सक्रिय जीवन हमारे सामने रहा है। उन्होंने जो मार्ग जीवन का प्रशस्त किया है, उस मार्ग पर चलने की शक्ति प्रेरणा वे दे, यह प्रार्थना करते हुए मेरी बात मैं संपूर्ण करता हूं। एक साहित्यकार ने 2 पंक्तियां लिखी है कि निशान वो मिटे नहीं कि हम अभी चले नहीं। उसे उद्गारित करते हुए उसने दूसरी 2 पंक्तियां लिखी है कि महापुरुषों के पदचिन्ह जैसे के वैसे पड़े हैं, कारण हम उन पर अभी तक नहीं चले हैं। आदरणीय महोदय ने अपने पिता के जीवन से जुड़ी हुई वे अंतरंग बातें, जिन्होंने न केवल उनके जीवन पर प्रभाव छोड़ा,
उन्हें जीवन के लिए एक नई दिशा दी, बल्कि समाज के लिए भी वे किस प्रकार से अनुकरणीय थे और वे उदाहरण आज की पीढ़ी के लिए भी कितने आनंददायी हैं, उसको प्रतिपादित करने की आपने यहाँ पर पूर्ण अपने मनोगत में व्यक्त किया। मैं आदरणीय मनमोहन जी के उद्गार यहाँ उन्होंने जो व्यक्त किए, उर्दू के एक शायर ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनुरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से पैदा होता है चमन में दीदाबार ऐसा। मैं कुछ संस्थाओं के नाम लूंगा, वे संस्थाएं क्रमशः मंच पर आकर के यहाँ आदरणीय बाबूराव जी की प्रतिमा को पुष्पांजलि अर्पित करें। सर्वप्रथम नरकेश्वरी प्रकाशन श्री गजानन निमदेव जी, आदिवासी विकास औद्योगिक संस्था श्याम धुर्वे जी, त्रिड़े कुंडी सेवा मंडल नागपुर अध्यक्ष रमेश चोपड़े जी, राजस्थानी सैन समाज राजेश जी सावड़िया, संगीत कला अकादमी श्री विनोद वखरे जी, स्वामीनारायण मंदिर से जो भी स्वामी जी पधारे हैं वे, प्रहार संस्था पुष्पचक्र अर्पित करेगी, राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद की ओर से घनश्याम जी कुकरेजा, शिक्षक सहकारी बैंक की ओर से डॉक्टर कल्पना पांडे जी। कुछ संस्थाओं ने अपना लिखित शोक संदेश यहाँ भेजा है, मैं उनके नाम भी उच्चारित करना चाहूंगा। श्री शिवशंकर जी पाटिल गजानन महाराज संस्था सेकाओं से शोक संदेश प्राप्त हुआ है। सनातन धर्म सभा सदर नागपुर से भी शोक संदेश प्राप्त हुआ है। अनिल जी शर्मा पूर्व निदेशक एवं सीईओ हिंदुस्तान समाचार, सौ सीमाताई मुंशी महासचिव भारत विकास परिषद, प्रभाकर राव करपे अखिल भारतीय साहित्य परिषद नागपुर, श्री ढवड़े जी न्यूज़पेपर एजेंसी नांदुरा, श्री देवीदास जी ढाहे सामाजिक समरसता मंच, इन सभी के शोक संदेश यहाँ प्राप्त हुए हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगा भाई अमर कुलकर्णी जी से कि वे यहाँ आए और एक वैयक्तिक गीत प्रस्तुत करें। भाई अमर कुलकर्णी जी। जय श्री राम। दिव्य ध्येय की ओर तपस्वी जीवन भर अविचल चलता है, जीवन भर अविचल चलता है। दिव्य ध्येय की ओर तपस्वी जीवन भर अविचल चलता है, जीवन भर अविचल चलता है। सज धज कर आए आकर्षण, पग पग पर झूमते प्रलोभन। सज धज कर आए आकर्षण, पग पग पर झूमते प्रलोभन। होकर सबसे विमुख बटोही, पथ पर संभल संभल बढ़ता है। जीवन भर अविचल चलता है, जीवन भर अविचल चलता है। अमर तत्व की अमिट साधना, प्राणों में उत्सर्ग कामना। अमर तत्व की अमिट साधना,
प्राणों में उत्सर्ग कामना। जीवन का शाश्वत व्रत लेकर साधक हंस कण कण गलता है। जीवन भर अविचल चलता है। जीवन भर अविचल चलता है। पतझड़ के झंझावातों में जग के घातों प्रतिघातों में। पतझड़ के झंझावातों में जग के घातों प्रतिघातों में सुर भी लुटाता सुमन सिहरता। निर्जनता में भी खिलता है। जीवन भर अविचल चलता है। जीवन भर अविचल चलता है। सफल विफल और आस निराशा। सफल विफल और आस निराशा। इसकी ओर कहाँ जिज्ञासा। बीहड़ता में राह बनाता। राही मचल मचल चलता है। जीवन भर अविचल चलता है। जीवन भर अविचल चलता है। दिव्य ध्येय की ओर तपस्वी जीवन भर अविचल चलता है। जीवन भर अविचल चलता है। जीवन भर अविचल चलता है। दिव्य ध्येय की और तपस्वी जीवन भर अविचल चलता है। जीवन भर अविचल चलता है। शायद इससे अच्छी पंक्तियां आदरणीय बाबूराव जी के लिए नहीं रही होगी, ऐसा मुझे लगता है। मैं अब निवेदन करना चाहूंगा सरकार्यवाह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आदरणीय भैया जी जोशी जी से कि वे यहां आए और अपने मनोगत व्यक्त करें। आदरणीय भैया जी। श्रद्धांजली सभेत उपस्थित सर्व बंधू आणि भगिनी, पत्रकार जगत में जिन्होंने उनके साथ काम किया, उनके अनुभव हमने सुने। शिक्षा के क्षेत्र में जिनके मार्ग पर जो चले ऐसे हमने उनके भी अनुभव सुने। राजनीतिक क्षेत्र के दो बंधुओं ने अपने भाव व्यक्त किए। परिवार में जिनको बहुत निकट का सानिध्य प्राप्त हुआ, जिनके आशीर्वाद प्राप्त हुए, ऐसे मनमोहन जी ने उनका जीवन पट हम सबके सामने रखा।
और अभी एक गीत में जो भाव प्रकट हुए, मैं समझता हूं कि इसी गीत के साथ ही यह कार्यक्रम अगर समाप्त होता तो अच्छा होता। लेकिन मुझे भी कुछ एक अवसर इस समय स्वर्गीय बाबूराव जी के संदर्भ में बोलने के लिए मिला है। सामाजिक जीवन में काम करने वाले व्यक्ति के लिए जितने भी आदर्शों के मापदंड विचार किए जाए, ऐसे सभी मापदंडों पर जो जीवन सिद्ध हुआ, उस जीवन का नाम ही माधव गोविंद वैद्य है। किसी भी मापदंड पर हम विचार करें, यह आसान नहीं होता है, यह सहज नहीं है। अगर हम उनके जीवन की ओर हम देखते हैं तो उन्होंने जीवन में जो भी कुछ किया वो संघ के माध्यम से समाज और देश के लिए ही किया है, कि जीवन में और किसी विषय को स्थान ही नहीं है। उनके अध्ययन का विषय हिंदुत्व रहा, उनके भक्ति का विषय भारत माता रही, मातृभूमि रही। जिनके स्वयं की व्यक्तिगत साधना अगर कुछ रही होगी तो वो भी यह मातृभूमि की साधना यही रही, और अपने जीवन का क्षण क्षण लगाया वो भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से इस मातृभूमि के लिए ही किया है। तो जिनकी साधना का, जिनके भक्ति का, जिनके कर्म का, जिनके ज्ञान का एक ही लक्ष्य है, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। पूर्व वक्ताओं ने बताया और हम सब लोगों ने, आप में से यहां बैठे हुए बहुत लोगों ने इसका अनुभव लिया है। सामान्यतः अनुभव आता है कि जो व्यक्ति बहुत विद्वान होते हैं वो बहुत रूखे सूखे होते हैं, चेहरे पर मुस्कान बहुत कम दिखाई देती। विद्वान लोगों को लगता है कि चेहरे पर मुस्कान मेरी कोई विद्वत्ता के स्तर को कम न करते, पर बाबूराव जी के जीवन में उस विद्वत्ता के साथ जो सहजता और जो हास्य विनोद है वो लोगों को प्रभावित करता है। विद्वत्ता तो प्रभावित करती ही है। संघ के इस कालक्रम में मनमोहन जी ने कहा कि उनको प्रवक्ता घोषित किया था। उस समय तक ये प्रवक्ता की कोई कल्पना नहीं थी, जो संघ के अधिकारी कहेंगे वही संघ का विचार है, और किसी ने और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रहती। पर 1997-98 आते आते एक 70 वर्ष का जब कालावधि बीत चुका है, कई प्रकार के प्रश्न निर्माण होते हैं, कई विषयों पर कोई अभिमत व्यक्त करना होता है, तो कौन करेंगे? तो स्वाभाविक रूप से और बाबूराव जी का नाम सामने आया। जिम्मेदारी का पद, वैसे तो वो कोई पद नहीं है, पर प्रवक्ता है तो वो जो कहेंगे वो संघ है, जो प्रकट करेंगे वो संघ है। ऐसे स्थान पर रहकर बोलने वाले व्यक्ति को सावध भी रहना पड़ता है, अध्ययनशील भी रहना पड़ता है, जानकारी से समृद्ध भी रहना पड़ता है, और 70 वर्षों की यात्रा में जो दिशा लेकर चले उस दिशा के बारे में सजग रहकर कहना पड़ता है। इतना आसान नहीं।
हम अनुभव करते हैं कि हमारे जैसे लोग तत्कालीन बातों से प्रभावित होते हैं और तत्कालीन परिस्थिति को सामने रखकर समीक्षा करते हुए कुछ हम अभिप्राय रखते हैं, कुछ गलत भी हो जाता है कभी कभी। परंतु प्रवक्ता कहने के बाद अधिकृत है, और जहां तक मुझे स्मरण है कि जो भी अवधि उनका रहा 3-4 साल का, एक बार भी उनके कहे हुए वक्तव्य को किसी को नकारने की जरूरत नहीं पड़ी और उनको स्वयं भी ये कहना नहीं पड़ा कि मैं मेरी बात पीछे लेता हूं। ऐसा कभी नहीं हुआ। इतना आसान है। ये तभी होता है जब अंतर बाह्य एक ही होता है व्यक्ति, तब इसमें कोई समस्या नहीं रहती। हम कभी कभी अंदर अलग होते हैं, बाहर अलग होते हैं, तब समस्या होती है। कहा जाता है कि सत्य बोलने वाले को स्मरण शक्ति अच्छी रखने की आवश्यकता नहीं, झूठ बोलने वाले को स्मरण शक्ति अच्छी रखनी चाहिए। परंतु कभी असत्य बोलना ही नहीं, स्मरण रखने की आवश्यकता नहीं, पहले क्या कहा था, बाद में क्या कहा है। तो इस प्रकार का हमने उनका जीवन देखा। मेरे संबंध तो उनके बहुत बाद में आए, लगभग मैं कह सकता हूं कि 96-97 के बाद मेरा उनका निकट का परिचय हुआ। उसके पूर्व परिचय नहीं हुआ। मैं विदर्भ में था नहीं, कभी देखता था दूर से कभी, पर कभी निकट से परिचय नहीं हुआ। आज अगर मैं कुछ अनुभव करता हूं तो मैं अनुभव करता हूं कि हमारी कुछ कमियां, हमारी कुछ गलतियां, हमारे कुछ दोष दिखाने वाला एक व्यक्ति कम हो गया है। जब बड़ा व्यक्ति कोई जाता है तो एक जो कमी होती है, जीवन तो है, जीवन कोई अमर नहीं, आने वाला व्यक्ति जाता है, लेकिन हमें ठीक समय पर ठीक रखने वाले व्यक्ति जब जाते हैं तो उसकी जो रिक्तता है वो भर निकालना मुश्किल होता है। इसलिए कई प्रसंगों पर मिलना हुआ, घर पे जाना हुआ, कई विषय निकलते रहे, तत्कालीन विषय निकलते रहे। मेरे जैसा व्यक्ति अपनी बुद्धि के और समझ के आधार पर बोलता रहा, कभी वो ठीक करते रहे, बताते रहे, ऐसा है। तो सामाजिक जीवन में ऐसी व्यक्तियों की कमी ये ज्यादा कष्टदायक होती है। कान पकड़ने वाला कोई चाहिए, सही क्या है बताने वाला कोई चाहिए। केवल कान पकड़ने वाले बहुत मिल जाएंगे शायद, परंतु सही क्या है बताने वाला भी चाहिए। और इस दृष्टि से मेरे जैसा व्यक्ति जब अनुभव करता है तो रिक्तता ये बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी रिक्तता है। मेरे उनके आयु में तो काफी अंतर था। संघ की रचना में किसी एक स्थान पर होने के कारण कभी कभी बोलने में संकोच होता होगा, नहीं हुआ कभी, ऐसा नहीं लगा, क्योंकि इतना अंतर ही नहीं था। आयु का अंतर अलग बात है, हृदय की, अंतःकरण की, अंतर की कमी मुझे कभी भी महसूस नहीं हुई, महसूस उन्होंने होने नहीं दी। उल्लेख है कि आज तक के सभी सरसंघ चालकों के साथ पूजनीय सरसंघ रहने का अवसर मिला और उनके साथ काम करने का अवसर मिला। ऐसे एक व्यक्तियों में से तो थे। मुझे लगता है कि 25 से नहीं, उनकी जब संघ में जब प्रवेश हुआ होगा उसके बाद से लेकर अभी तक के कई घटनाओं के वो साक्षी रहे हैं। परिवर्तन को लाने वाले, नई दिशा तय करने वालों में से रहे हैं। आवश्यकताओं को स्थापित करने में कंधे से कंधा लगाकर खड़े होने वाले रहे। बहुत बार आयु का अंतर, जिसको आज अंग्रेजी में हम कहते हैं कि जनरेशन गैप आ जाती है, पर मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि हमने कई बार कई विषयों पर चर्चा होती, हमने अनुभव किया
कि कभी भी इस आयु का अंतर बीच में नहीं आया। समयानुकूल सोचना और समयानुकूल चलती हुई बातों को स्वीकार करते हुए उसमें कोई गलत ना हो इसकी चिंता करना, ऐसा व्यक्तित्व तो बाबूराव जी के रूप में था। और ये रिक्तता, ये शब्द तो औपचारिक नहीं मैं कहूंगा, ये भिन्न भिन्न प्रकार की रिक्तता का अनुभव आज हम निश्चित रूप से हम लोग कर रहे हैं। क्षमताएं, बुद्धिमत्ता, विद्वत्ता, प्रस्तुति की क्षमता और सहजता, ये सब एक साथ नहीं मिलता है, एक साथ नहीं मिलता। कर्म भी है, भक्ति भी है और साधना भी है, ज्ञानवर्धन भी है, और ये सबका केंद्र बिंदु एक है। और इस सब के रहते हुए अहंकार नाम की कोई स्पर्श करने वाली कोई वस्तु नहीं, अहंकार नहीं है। नहीं तो व्यक्ति सम्मानजनक दूरी रखना पसंद करते हैं। शायद ज्ञानेश्वरी में कहा होगा, मुझे एकदम अभी ज्ञानेश्वरी तो कारण किसी ने कहा है, महापुरुषों ने कहा है कि मराठी में कहते हैं राखावी बहुतांशी अंतरे। अब हम जैसे लोग कभी कभी राखावी बहुतांशी अंतरे इस श्रेणी में चले जाते हैं। बाबूराव वैद्य जी राखावी बहुतांशी अंतरे इस श्रेणी के थे। और यह तभी होता है जब अंतर्बाह्य व्यक्ति किसी एक ध्येय के लिए समर्पित होता है। और इसलिए इस प्रकार का उनका जीवन बाह्य शुद्धता तो नजर में आ जाती है, कपड़ों से, वाणी से, प्रस्तुति से बाह्य शुद्धता प्रकट होती है। आंतरिक शुद्धता का अनुभव लेना पड़ता है। हमने उस आंतरिक शुद्धता का अनुभव किया। मनमोहन जी ने कई उदाहरण बताए, हम सबके सामने रखे हैं। यह आंतरिक शुद्धता के प्रतीक है। इस प्रकार का व्यक्ति लचीलापन है जीवन में। तो लचीलापन किस बात का है? अपने जीवन में विचारों के लिए समझौता नहीं, विचारों के लिए समझौता किया है, विचारों से समझौता नहीं किया है। परंतु विचार सुनना नहीं, ऐसा नहीं। उनके कई मित्र जैसे नाम आए कई प्रकार के, कि इनके मित्रों में कौन थे? सब प्रकार के मित्र थे जो विचारों से भिन्नता रखते थे, पर उनकी मित्रों की सूची में थे, ऐसे नाम आते थे, मिलते थे भी लोगों को। कौन सी वैचारिक समानता रही होगी? परंतु विचारों की समानता न होने के बाद भी आत्मीय संबंध बनाए रखना यह कठिन काम है। इसलिए विचारों को सुनेंगे, ये लचीलापन है। समझौता नहीं करेंगे, ये दृढ़ता है। उसको जड़ नहीं कहेंगे। सुनेंगे, चर्चा करेंगे हम। अगर हम समझा सकते तो समझाएंगे, इस प्रकार की भावना रही होगी कि गलत क्या है बताएंगे। पर कभी कभी हम लोग गलत क्या है बताने में माहिर हो जाते हैं, सही क्या है बताने की ताकत नहीं रखते। परंतु बाबूराव जी के संपर्क में जो आया उसने ये अनुभव किया है कि गलत क्या है बताया, और उसके साथ साथ सही क्या है ये भी प्रस्तुत किया है। केवल छोड़ नहीं दिया है। हम दोष निकालने वाले नहीं रहे, तो दोषों का समाधान भी है। दोष निकालने की ताकत तभी सिद्ध होती है जब समाधान भी व्यक्ति देता है। और इसलिए इस प्रकार का उनका जीवन रहा। नियमों के बड़े प्रखर थे ही। कई प्रकार की बैठकों में मैंने देखा है, बैठक दिन भर चलती थी, रात को बाबूराव जी कुछ कमरे में बैठकर लिख रहे हैं। मैंने जैसा व्यक्ति कहता था, आप चलिए, आप सुबह कल देख लीजिए। बोले नहीं, कल वो भाष्य भेजना है, कभी दिन छूटा नहीं होगा। तरुण भारत के लोग साक्षी उसमें रहे।
समय पर गया है भाष्य में, लगातार लिखना है। संघ की बैठकों में कई प्रकार के प्रस्ताव आते थे, शब्दों के प्रति बड़े आग्रही। संघ का प्रस्ताव है, सही शब्दों में जाना चाहिए। और इसलिए हमने देखा है कि बैठक के उनके कक्ष में, उनके टेबल पर, मेज पर हिंदी, मराठी, अंग्रेजी के शब्दकोश, वाक्य रचना ठीक हो इसलिए थेसारस से पुस्तकें रखी रहती थी। और बहुत बार मैंने जब सुना कि वो साथ में लेकर आए हैं, वो यात्रा में लेकर चले, वहां मिलेगी कि नहीं मिलेगी मालूम नहीं। ये काम उनको किसी ने दिया था क्या मुझे मालूम नहीं, पर वो करते जरूर थे ये सब, क्योंकि वो इतना मानते थे कि उनके जैसे व्यक्ति रहते हुए गलत हो जाए ये संघ के लिए ठीक नहीं। उनका दायित्व था कि लोग कहते मेरा तो जिम्मेदारी नहीं है, मुझे दिया होता तो मैं कर देता, ठीक, मुझे तो किसी ने बताया नहीं। ऐसा कभी उन्होंने, उनके वाणी से हमने कभी नहीं सुना हमने। और बाकी स्वयं तो व्यवस्थित तो थे ही। अगर मिलने के लिए आने वाले व्यक्ति का निश्चित है तो वो स्वयं सिद्ध होकर बैठते थे। केवल समय का पालन नहीं है, आने वाले व्यक्ति को ये व्यक्ति मेरे लिए मिलने के लिए सिद्ध होकर बैठा है, इसकी अनुभूति होगी, उसकी चिंता करते थे वो। और इसलिए मैंने कहा कि सब प्रकार की शुचिता के साथ जीने वाला, सब प्रकार के पथ्य परहेज का पालन करने वाला, वाणी का संयम रखने वाला, विचारों की स्पष्टता रखने वाला व्यक्तिमत्व, किसी प्रकार की भी और व्यवहारिक जीवन में व्यवहार को सामने रखकर समझौता नहीं किया, विचारों के साथ कभी समझौता नहीं किया, दृढ़ता के साथ चलते रहे और एक आत्मविश्वास के साथ जीवन चलाए। जरूर वो उनकी इच्छा थी 100 साल पूरे करेंगे। और हम लोग भी सोचते थे कि भारत में कई लोग ऐसे हुए कि जो 98, 99 तक पहुंच गए और चले गए। हमने कहा कम से कम एक महापुरुष निकलेगा कि जो 100 पूरे करेंगे। और इसलिए मैंने कभी बहुत बार कहा उनको कि बस आप 100 पूरे करेंगे तो संघ के इतिहास में हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति निकले कि जिन्होंने अपने संकल्प को पूरा किया। लेकिन जो हमने सुना कि उन्होंने कहा था, उन्होंने तय कर लिया था कि बस अब जाना है। छोटी मोटी बीमारियों से विचलित हो जाते हम लोग, चिंताक्रांत हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। आने वाले व्यक्ति के साथ अपनी तबीयत की, अपनी प्रकृति की ही चर्चा करते रहते हैं कि अब क्या मालूम कब होगा, क्या होगा, देखिए मेरी स्थिति ऐसी बन गई। ऐसे निराशा के स्वर तो हमने कभी नहीं सुने। जाने के लिए तैयार हूं, यही कहते रहे, तैयार होकर बैठा हूं। तो जीने का एक भाव था, जाने के लिए सिद्धता थी। प्रसन्न अंतःकरण से गए। हम सब पीछे रहने वाले लोगों को दुख हो सकता है, वेदना हो सकती है, और जो परिवार के लोग हैं उनके निकट के जिन्होंने जीवन बिताया है उनको उस वेदना की गहरी होती है भावना। हम जैसे लोगों को जो दूर से देख रहे थे वो भी इस कमी को अनुभव करते हैं, तो परिवार के लोग स्वाभाविक रूप से उस कमी को अनुभव करेंगे ही। लेकिन जिस आनंद के साथ, समाधान के साथ, संतुष्टि के साथ उन्होंने अपने जीवन की यात्रा पूर्ण की है, ऐसे संतुष्ट, समाधानी, योगी समान व्यक्तित्व को हम नमन करने के लिए यहाँ उपस्थित है। मैं उनके प्रति अपने श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ और उनकी स्मृतियों को संजोकर समय समय पर कठिनाइयों में उनके विचार ही हम सबको अभी बल प्रदान करेंगे, इस प्रकार की आशा व्यक्त करते हुए। और अंत में मैं ये नहीं कहूँगा कि भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे,
भगवान उनको अपने चरणों में स्थान देने ही वाला है। उसके लिए हम लोगों ने प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं, हम उनको अंतिम रूप से नमन जरूर करेंगे। ऐसा व्यक्ति जिसके मन में, मस्तिष्क में और कदम में एक ही शब्द परिभाषित होता हो, ऐसे व्यक्तित्व के धनी आदरणीय बाबूराव जी को मान्यवर ने श्रद्धांजलि ज्ञापित करी। किसी ने दो पंक्तियों में कहा है कि बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। मैं निवेदन करूंगा भाई केतन पवार जी से कि वे कृपया यहां आए और शांति मंत्र का पाठ करें। भाई केतन पवार जी। आधी पंक्ति बताने के पश्चात सब लोग सांघिक बोलेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कार्यक्रम को विश्रांति देते हैं।